हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक बेंचर्स फिजिक्स। मेरा नाम है शिवांगी एंड अब आपके बोर्ड एग्जाम्स में सिर्फ एक हफ्ता रह रहा है फिजिक्स के एग्जाम में, है ना। ओनली 1 वीक इज लेफ्ट एंड आई नो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी, आपका सिलेबस पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका होगा एंड अभी भी कुछ नया टॉपिक पढ़ने का टाइम नहीं है ना। जो भी पढ़ लिया है बस बहुत सफिशिएंट। आपने बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो आप, एंड पहले भी करी है एंड अब आगे भी करनी पड़ेगी, है ना। तो जो भी थोड़े से दिन रह रहे हैं तो अब कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। अब जो भी पढ़ लिया आप उसको रिवाइज करो, ठीक है। एंड रिवीजन करने की भी एक स्ट्रैटेजी होती है। ऐसा नहीं होता है कि फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक से आपको रिवीजन स्टार्ट करना है। आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो होते हैं वो निकालने होते हैं, वो ढूंढने होते हैं, जो पीवाईक्यूज में बहुत ज्यादा मतलब पूछे गए हैं उनसे, या सैम्पल पेपर्स में जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या जो आ सकते हैं मोस्ट फ्रिक्वेंटली आज, या फिर जो कि चांसेस है कि बहुत ज्यादा पूछे जाएंगे। तो अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप हर चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ढूंढो, है ना, पीवाईक्यूज में से, सैम्पल पेपर्स में से। इतना टाइम नहीं है। तो मैं लेके आई हूँ आपके लिए, है ना। आपको क्यों ढूंढना है, इतनी मेहनत क्यों करनी है। तो आपको बस ये वीडियो देखनी है, अपनी नोटबुक और पेन उठाना है एंड जो मैं आपको करा रही हूँ साथ साथ नोट्स नहीं बनाने हैं, आपको बस लिख कर देखना है, ठीक है। अगर आपको आता है जो भी मैं टॉपिक कराऊंगी, तो आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करके आपको उस टॉपिक को पूरा का पूरा लिखना है। देन वीडियो ऑन करके अगर वो टॉपिक आता है आपको तो 2x पे देखो एंड मैच कर लो। जो कोई कॉन्सेप्ट या कोई चीज रह ना गई हो आपसे लिखनी, अगर मैं उसको बता रही हूँ तो ठीक है। अगर वो रह गई है तो उसको साथ साथ लिखो, अगर वो आता है तो बहुत अच्छी बात है, राइट। एंड आप मतलब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है, एंड तक देखना है। तो सबसे पहले डायोड एज अ रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या होता है? रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस होता है जो ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है। तो सबसे पहली चीज क्या लिखोगे आप कि रेक्टिफायर, ये रेक्टिफायर क्या होता है, ये क्या करता है, कन्वर्ट्स एसी टू डीसी। मतलब जो हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट होता है उसको डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है, ठीक है। ये रेक्टिफायर कौन से प्रिंसिपल पे ऑपरेट करता है? ये वर्क करता है, वर्क्स ऑन द यूनिडायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ अ डायोड। जो डायोड होता है, यूनिडायरेक्शनल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि ये हमारा डायोड है, ठीक है। जब ये डायोड फॉरवर्ड बाइस होगा, डायोड के दो टर्मिनल्स पता है ना आपको, ये दिस इज पी साइड, दिस इज एन साइड। तो जब पी साइड हमारी पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होती है सेल की एंड एन साइड नेगेटिव से कनेक्ट होती है, तब ये डायोड एफ बी मतलब फॉरवर्ड बायस होता है। एंड फॉरवर्ड बायस में ये कैसा होता है, ऑन, मतलब ये करंट को फ्लो कराता है, ठीक है। बट जब ये डायोड रिवर्स बायस होता है, रिवर्स बायस का मतलब क्या है कि जब ये डायोड है, ठीक है, इसका पी साइड और ये एन साइड है, पी साइड कनेक्ट होगा नेगेटिव टर्मिनल से एंड एन साइड पॉजिटिव टर्मिनल से, तब ये डायोड होगा रिवर्स बाइस, आरबी। रिवर्स बाइस की कंडीशन में क्या होता है, ये डायोड ऑफ, तो मतलब ये ऑपरेट नहीं करता है। तो यूनिडायरेक्शनल प्रॉपर्टी यही होती है कि जब फॉरवर्ड बाइस है तो करंट फ्लो कर रहा है एंड रिवर्स बाइस में करंट फ्लो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये डायोड रेक्टिफायर कौन सी प्रॉपर्टी पे बेस्ड है? डायोड की यूनिडायरेक्शनल प्रॉपर्टी जो होती है उस पे बेस्ड है। रेक्टिफायर का काम क्या है? कन्वर्ट करता है ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में। इसकी प्रॉपर्टी समझ आ गई। अब दो टाइप के रेक्टिफायर होते हैं, एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, एक होता है फुल वेव रेक्टिफायर। दोनों में से कोई भी पूछ सकता है आपसे पेपर में। तो सबसे पहले अगर हम देखें हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, तो ये सिर्फ हाफ वेव को ही क्या करता है, रेक्टिफाई, मतलब हाफ वेव को ही ऑल्टरनेटिंग करंट से डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है। कैसे करता है देखो। सो हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या क्या चीजें होती हैं? हाफ वेव रेक्टिफायर में तीन सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले इट कंसिस्ट ऑफ ए पार्ट, एक ट्रांसफॉर्मर होता है इसके अंदर, ठीक है। बी पार्ट एक डायोड होता है, ठीक है। एंड सी पार्ट एक लोड रेजिस्टेंस। ये तीन चीजें होती हैं हमारी हाफ वेव रेक्टिफायर में। लोड रेजिस्टेंस जिसको हम आरएल कहते हैं, ठीक है। हाफ वेव रेक्टिफायर का डायग्राम क्या होता है वो भी मैं बना देती हूँ यहाँ पे। सी, सबसे पहले एक ट्रांसफॉर्मर है, तो ट्रांसफॉर्मर में दो कॉइल्स होते हैं, एक प्राइमरी कॉइल, ये पी है प्राइमरी कॉइल, और एक होता है सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। अब ये स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है, स्टेप डाउन है, डजेंट मैटर, एक ट्रांसफॉर्मर है। यहाँ पे से दो लाइंस बना देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, डायोड, डायोड किसके साथ कनेक्ट होता है? जो सेकेंडरी कॉइल है ना, यहाँ पे डायोड कनेक्ट होगा ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस यहाँ पे बीच में लगा दो,
RL, या आप साइड में भी लगा सकते हो, ठीक है, डजंट मैटर, आंसर सेम ही आएगा। तो ये हो गया हमारा क्या, हाफ वेव रेक्टिफायर। अब इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, वर्किंग प्रिंसिपल कैसे होता है और जो इसका मतलब पूरा प्रोसीजर होता है, देखो सबसे पहले हम यहाँ पे इस प्राइमरी कॉइल में एक इनपुट देंगे, इनपुट होता है ऑल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, यहाँ पे ऑल्टरनेटिंग करंट आप ऐसे बनाओगे, ये होता है ऑल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, इसको एक इनपुट दिया, ठीक है, मतलब एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, तो एसी तो हमको ही देना पड़ेगा इसको। तो इसमें दो क्या होते हैं, साइकिल्स होती हैं, एक है पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये जो ऊपर वाली साइकिल है, ये वाली साइकिल इसको बोलेंगे पॉजिटिव हाफ साइकिल, और नीचे वाली साइकिल को बोलेंगे नेगेटिव हाफ साइकिल, ठीक है। तो हम सिर्फ दो साइकिल्स के बारे में पढ़ेंगे, पॉजिटिव हाफ एंड नेगेटिव हाफ, एंड आगे वाली बिल्कुल सिमिलर होंगी तो वो सेम पैटर्न ही आएगा। ऑलराइट, तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले अगर हम पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करते हैं तो ए पार्ट में क्या लिखेंगे, इसका जो वर्किंग है वो कैसे होगी, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ या फिर पॉजिटिव साइकिल, पॉजिटिव साइकिल। जब पॉजिटिव साइकिल होगी तो आप ध्यान से इस डायग्राम को देखो, यहाँ पे पॉजिटिव साइकिल के टाइम पे ये चीज पॉजिटिव हो जाएगी एंड ये चीज नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। तो म्यूचुअल इंडक्शन से ये पॉजिटिव है तो यहाँ सेकेंडरी में भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, एंड ये नेगेटिव है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। अब यहाँ पे ये पॉजिटिव है तो डायोड का ये पी साइड है और ये एन साइड है, तो डायोड का पी जो है वो पॉजिटिव से कनेक्टेड है एंड एन किससे कनेक्टेड है, नेगेटिव से। तो डायोड कैसी कंडीशन में होगा, व्हेन द पी साइड इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल एंड एन साइड इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल, तो जो हमारा डायोड होता है वो क्या होता है, डायोड इज ऑन। तो जब हमारा डायोड ऑन होगा तो हमें एक आउटपुट वेव मिलेगी, तो आउटपुट वेव को मैं यहाँ पे बना देती हूँ, ये हमारा इनपुट था, आउटपुट में यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। देखो जब हमारा डायोड पॉजिटिव हाफ साइकिल में है, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल अंदर जा रही है तो डायोड कैसा है, ऑन कंडीशन में, तो वो क्या करेगा, ये जो लोड रेजिस्टेंस है RL, इसके थ्रू एक आउटपुट आएगा क्योंकि डायोड ऑन है, यहाँ पे हमें एक आउटपुट वेव ऐसे करके मिलेगी, ठीक है। अब क्या बात है, अब है नेगेटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल पे आते हैं अब दूसरी वाली पे। तो बी पार्ट में क्या होगा, ड्यूरिंग नेगेटिव साइकिल। अब पॉजिटिव साइकिल अंदर चली गई, अब नेगेटिव साइकिल की बारी है। तो नेगेटिव साइकिल में पहले इसको इरेज कर दो, अब यहाँ पे फिर से डायग्राम पे आओ, नेगेटिव में ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब म्यूचुअल इंडक्शन से ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब पी साइड किससे कनेक्टेड है, नेगेटिव से, एंड एन साइड किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव से। तो व्हेन द पी साइड ऑफ द डायोड इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल एंड एन साइड इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल, तो क्या डायोड में आउटपुट आता है, नहीं आता, वो रिवर्स बाइस की कंडीशन में रहता है, उसमें कोई आउटपुट नहीं आता। तो इस केस में जो हमारा डायोड होगा वो कैसा होगा, ऑफ। तो इस केस में डायोड विल बी ऑफ। तो जब डायोड ऑफ हो जाता है तो उस पर कोई आउटपुट नहीं आएगा, इसीलिए हमारी जो आउटपुट बनेगा वो कुछ भी नहीं बनेगा, ऐसे बनेगा, क्योंकि कोई आउटपुट नहीं आ रहा, ठीक है। अब फिर से, अब ये दो साइकिल्स हमने कर ली यहाँ पे, ये दिस वन एंड दिस वन, है ना। अब फिर से पॉजिटिव साइकिल आएगी, जब फिर से पॉजिटिव साइकिल आएगी तो सेम पैटर्न रिपीट होगा एंड फिर से हमें एक आउटपुट मिलेगी, ठीक है। अब फिर से क्या होगा, ये थोड़ा मतलब सेम ही उसका होगा एम्पलीट्यूड का, ठीक है। अब उसके बाद फिर से नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी तो कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। तो ये हमारा इनपुट था, ये हमारा इनपुट था एंड ये हमारा क्या है, आउटपुट। अब देखो सिर्फ आधी वेव, हाफ वेव ही तो रेक्टिफाई हुई है, मतलब ये पूरी की पूरी ऑल्टरनेटिंग करंट था। अब डायरेक्ट करंट का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी करंट की, तो फिक्स एम्पलीट्यूड तो फिक्स ही है, तो मतलब ये डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट हो गया, बट हाफ वेव ही रेक्टिफाई हुई, ये वाला पार्ट जो नेगेटिव हाफ साइकिल का पार्ट था वो रेक्टिफाई नहीं हो पाया, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर। एंड इसका वर्किंग प्रिंसिपल भी समझ आ गया और ये कैसे ऑपरेट करते हैं, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर भी समझ आ गया। तो ये पूछता है आपसे 3 मार्क्स या 5 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो इसको अच्छे से करना। अब फुल वेव रेक्टिफायर देखते हैं एक बार। अब फुल वेव रेक्टिफायर क्या करेगा, ये एक पूरी की पूरी वेव को रेक्टिफाई करेगा, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं, इसमें भी सबसे पहले हमें एक सेंटर टैप ट्रांसफार्मर चाहिए होता है,
सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। उसके बाद हमें इसमें चाहिए होता है 2 डायोड्स, उसमें एक डायोड चाहिए होते हैं यहाँ पे 2 जंक्शन डायोड्स, वी नीड 2 जंक्शन डायोड्स, जिसको हम लिखते हैं D1 एंड D2, तो D1 एंड D2, ठीक है। उसके बाद हमें फिर से यहाँ पे क्या चाहिए, अ लोड रेजिस्टेंस RL, तो एक लोड रेजिस्टेंस RL यहाँ पे चाहिए, ठीक है। अब इसका सबसे पहले सर्किट डायग्राम कैसा होता है फुल वेव रेक्टिफायर का, यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मर है, फिर से ये प्राइमरी कॉइल है ट्रांसफॉर्मर की, ठीक है, P, एंड दिस इज द सेकेंडरी कॉइल ऑफ द ट्रांसफॉर्मर S, यहाँ पे दिस इज द सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर। अब यहाँ पे क्या है, 2 डायोड्स हैं, तो D1 एंड D2 यहाँ पे कनेक्ट होंगी, देखो ये दिस विल बी D1, ये फर्स्ट डायोड, याद रखना जो इसकी पोजीशन है, जैसे मतलब P साइड अगर यहाँ पे कनेक्टेड है, N साइड दूसरी तरफ, तो D2 की भी वैसी ही रखनी है, उल्टी नहीं रखनी है, वरना हमारा आउटपुट सही नहीं आएगा। तो ये दिस इज D2 सेकेंड डायोड, ठीक है। फिर से इसको बंद करो, एंड यहाँ पे हमारा एक लोड रेजिस्टेंस RL कनेक्टेड है, जिसके अक्रॉस हमें आउटपुट चाहिए। तो यहाँ पे इसकी वर्किंग कैसी होती है, इसको भी हम ऑल्टरनेटिंग करंट देते हैं, सेम इनपुट वेव देते हैं। तो यहाँ पे मैं इनपुट वेव बनाती हूँ, इनपुट कैसे दे रहे हैं हम इसको, ऑल्टरनेटिंग करंट। अभी इसको डायरेक्ट करंट में कैसे कन्वर्ट करता है, देखो सबसे पहले इसमें भी 2 स्टेप्स होंगे, एक पॉजिटिव हाफ साइकिल, एक नेगेटिव हाफ साइकिल, है ना, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये नेगेटिव हाफ साइकिल। अब यहाँ पे जाते हैं, तो सबसे पहले स्टेप 1 में क्या होगा, यहाँ पे स्टेप वन विल बी ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ या ड्यूरिंग पॉजिटिव साइकिल। अब पॉजिटिव साइकिल में देखो फिर से क्या होगा, डायग्राम पे आते हैं, सी ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव होगा पॉजिटिव हाफ साइकिल में, ये पॉजिटिव है तो म्यूचुअल इंडक्शन से ये भी पॉजिटिव हो गया एंड ये नेगेटिव हो गया, ठीक है। अब डायोड का ये दिस इज P टर्मिनल, दिस इज N टर्मिनल, दिस इज P टर्मिनल, दिस इज N टर्मिनल। अब देखो सबसे पहले D1 डायोड का देखो, N यहाँ पे बना दो, ये N है, ठीक है। अब D1 डायोड में जो P साइड है वो पॉजिटिव से कनेक्टेड है, ठीक है, तो N साइड नेगेटिव से कनेक्ट होगी। अब D2 में देखो P साइड नेगेटिव से कनेक्टेड है एंड N साइड किससे है, पॉजिटिव से कनेक्ट, तो इन दोनों में से कौन सा ऑन होगा, कौन सा डायोड फॉरवर्ड बाइस में है, D1 फॉरवर्ड बाइस में, क्योंकि D2 में तो P साइड नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। सो यहाँ पे D1 जो होगा, D1 इस केस में वो कैसा होगा, फॉरवर्ड बाइस में, ठीक है, मतलब वो ऑन होगा, एंड जो D2 होगा वो रिवर्स बाइस में होगा, वो क्या होगा, ऑफ। बट एक डायोड तो ऑन है ना, तो हमें जो हमारा RL है, जो हमारा लोड रेजिस्टेंस है, उसके क्रॉस एक आउटपुट तो मिलेगी, आउटपुट वेव तो मिलेगी, किसकी वजह से मिलेगी, D1 की वजह से। सो द करंट विल फ्लो बिकॉज ऑफ डायोड D1। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, करंट अक्रॉस, किसके अक्रॉस हमें करंट निकालना है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस, अक्रॉस RL विल फ्लो बिकॉज ऑफ, किसकी वजह से, कौन से डायोड की वजह से, D1, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसकी आउटपुट वेव बनाए, एक आउटपुट, तो आउटपुट में क्या होगा, हमें एक ऐसे करके एक वेव मिलेगी, ठीक है, D1 की वजह से मिलेगी ये। अब स्टेप 2 में आते हैं, स्टेप 2 कौन सी साइकिल होगी स्टेप 2 में, ड्यूरिंग नेगेटिव साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल जब होगी। अब इसमें देखो नेगेटिव हाफ साइकिल में फिर से डायग्राम पे आते हैं, पहले इसको इरेज कर दो, नेगेटिव हाफ साइकिल में ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो म्यूचुअल इंडक्शन से अगर ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव एंड ये पॉजिटिव। अब यहाँ पे डायोड D1 का P टर्मिनल नेगेटिव से कनेक्टेड है एंड डायोड D2 का P टर्मिनल पॉजिटिव से कनेक्टेड है ना। तो इस केस में कौन सा डायोड ऑन होगा, D1 ऑफ होगा, क्योंकि यहाँ पे इसका P नेगेटिव से कनेक्टेड है, ये रिवर्स बाइस में होगा, एंड D2 फॉरवर्ड बाइस में होगा, ठीक है। तो इस केस में क्या है, ड्यूरिंग नेगेटिव साइकिल जो D1 है वो हमारा रिवर्स बाइस में है, तो वो ऑफ होगा, एंड जो हमारा D2 है वो फॉरवर्ड बाइस में है, वो कैसा होगा, ऑन।
तो करंट तो फिर भी फ्लो करेगा, बट अब करंट किसकी वजह से फ्लो करेगा, D2 की वजह से फ्लो करेगा। सो यहाँ पे दोबारा से लिख देते हैं हम दैट, एक सेकेंड, वेरी गुड। सो करंट यहाँ पे लिख दो, करंट will flow because of D2। D2 की वजह से करंट फ्लो करेगा तो फिर से हमें क्या मिलेगी, एक आउटपुट वेव मिलेगी, बट अब ये D2 की वजह से मिलेगी। ठीक है, अब फिर से जब ये साइकिल्स रिपीट होंगी तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में D1 ऑन होगा, D2 ऑफ होगा, फिर से हमको क्या मिलेगा, एक आउटपुट मिलेगा। ठीक है, फिर नेगेटिव हाफ साइकिल में D2 ऑन होगा, D1 ऑफ हो जाएगा, फिर से हमें क्या मिलेगा, एक आउटपुट मिलेगा। तो ऐसे हमें कॉन्टिन्यूअस वेव मिलती रहेगी। अब ये देखो, वो ऑल्टरनेटिंग करंट था, ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हो गया, डायरेक्ट करंट में। पूरी की पूरी वेव क्या हो गई, रेक्टिफाई हो गई, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर। तो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये दोनों टॉपिक्स हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर पूछा जाता है, इसलिए बहुत अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर लो। ऑलराइट, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है वो होता है मास डिफेक्ट। ठीक है, बहुत नेग्लेक्ट कर देते हैं हम इसको, क्योंकि ये न्यूक्लियर चैप्टर का टॉपिक है, बहुत कम मार्क्स का आ रहा है, बट ये पूछा जाता है। ठीक है, तो मास डिफेक्ट बेसिकली क्या होता है, देखो ध्यान से सुनना मेरी बात। हमारे पास सबसे पहले हम न्यूक्लियस की बात करते हैं। ठीक है, मान लो हमारे पास एक न्यूक्लियस है, ऑलराइट। इस न्यूक्लियस में दो चीजें होती हैं, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कलेक्टिवली हम बात करते हैं ना, तो हम उनको न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, मतलब न्यूक्लियॉन्स में प्रोटॉन्स भी आते हैं और न्यूट्रॉन्स भी आते हैं, दोनों के दोनों आते हैं। ठीक है, अब एक और चीज है, प्रोटॉन्स है तो उसका कुछ मास होगा। ठीक है, प्रोटॉन्स को हम Z से डिनोट करते हैं, मतलब जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो कितने होते हैं, Z। सो Z होता है हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, या फिर आप पहले ऐसे समझो कि उसका मास नंबर A होता है। फिर मैं इसको दोबारा से लिखती हूँ, हमारा जो न्यूक्लियस है, ठीक है, हमारा जो न्यूक्लियस है उसके मास नंबर को A से डिनोट करते हैं। A होता है हमारा मास नंबर, जो कि मास होता है न्यूक्लियॉन्स का, मतलब जिसमें प्रोटॉन भी आते हैं और न्यूट्रॉन भी आते हैं। ठीक है, Z होता है हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, तो अगर हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने तो वो कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने तो वो कितने हो जाएंगे, A माइनस Z। ठीक है, मास नंबर में होते हैं कि कितने टोटल न्यूक्लियॉन्स है, मतलब टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ऑलराइट, Z है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अगर हमारा ये न्यूक्लियस है, ऑलराइट, इसमें अगर P प्रोटॉन्स हैं और N क्या है, न्यूट्रॉन्स है, तो मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, MP, एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है, Mn। ठीक है, दिस इज द मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ एक प्रोटॉन का मास, और Mn क्या होता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन, एक न्यूट्रॉन का मास। ठीक है, तो अब मास डिफेक्ट का मतलब क्या है, देखो ये पूरा का पूरा न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, तो दो टाइप के मासेस के बारे में हम पढ़ेंगे, एक तो पूरा न्यूक्लियस का मास हो गया। ठीक है, या फिर ऐसा भी तो कह सकते हैं कि उसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, मतलब उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं, न्यूक्लियॉन्स हैं, उन सब का मास है ना। तो एक है मास ऑफ न्यूक्लियस, जो टोटल न्यूक्लियस का मास है, और एक है कि इंडिविजुअल जो पार्टिकल्स है, प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है, उनके मास को हम ऐड कर दे तो वो टोटल मास आ जाएगा। राइट, तो दोनों मास अलग अलग होते हैं, यही चीज होती है मास डिफेक्ट, कि उन दोनों मासेस का डिफरेंस क्या होता है, वही होता है मास डिफेक्ट। जैसे अगर ये पूरा जो न्यूक्लियस का मास होता है ना, इसको हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं। ठीक है, मास ऑफ न्यूक्लियस हमेशा कम होता है, किससे कम होता है, जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, मतलब टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है उनका मास प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का मास, इसी को ही हम कहते हैं मास डिफेक्ट। तो इसी में ही इफ मास डिफेक्ट क्या होगा, अगर इसकी डेफिनेशन लिखनी है तो मास डिफेक्ट इज द, it is the difference, it is the difference, it is the difference between
किसके बीच का डिफरेंस होता है? द सम ऑफ masses of nucleons, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आते हैं, एंड द मास ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, तो इसको डिनोट कैसे करते हैं? मास डिफेक्ट को हम डिनोट करते हैं डेल्टा एम से। तो सबसे पहले हम जो भी न्यूक्लियॉन्स है उन सबका मास निकालते हैं। तो सबसे पहले नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? Z। तो टोटल प्रोटॉन्स का मास कितना होगा? अगर एक प्रोटॉन का मास mp है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है Z, तो टोटल मास कितना हो गया प्रोटॉन्स का? mp इंटू Z। प्लस पहले हम न्यूक्लियॉन्स का मास कैलकुलेट कर रहे हैं क्योंकि वो ज्यादा होता है न्यूक्लियस के कंपैरिजन में, तो Z mp। अब न्यूट्रॉन्स का मास निकालते हैं, तो न्यूट्रॉन्स का नंबर कितना है? a माइनस Z। ठीक है, एंड उसका मास कितना है? एक का मास है mn, तो टोटल न्यूट्रॉन्स का मास इतना हो गया, माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये होता है हमारा क्या? मास डिफेक्ट। ये पूछा जाता है आपसे पेपर में, कैलकुलेट करने के लिए भी बोला जाता है। ठीक है, इसी के बाद हमारी बाइंडिंग एनर्जी आती है। तो बाइंडिंग एनर्जी को हम क्या करते हैं? नेक्स्ट पेज पे लिखती हूँ, रुको। तो मास डिफेक्ट समझ आ गया आपको कि डिफरेंस होता है न्यूक्लियॉन्स के मास में और मास ऑफ न्यूक्लियस में। ठीक है, अब बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी? बाइंडिंग एनर्जी में देखो पूरा का पूरा जो न्यूक्लियस है उसके अंदर न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट है, तो बाइंडिंग एनर्जी को हम दो टाइप से डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हमें उस न्यूक्लियस को डिसअसेंबल करना हो, मतलब उसमें से सारे न्यूक्लियॉन्स को निकाल दो, तो कितनी एनर्जी हमें चाहिए होगी कि उन सारे जो पूरा का पूरा न्यूक्लियस है उसको डिसअसेंबल करने के लिए। ठीक है, या फिर अगर हम दूसरी डेफिनेशन दें बाइंडिंग एनर्जी की, तो वो ये होगी कि अगर हमारे पास सारे न्यूक्लियॉन्स है उनको रिक्वायर, मतलब उसको इकट्ठा करना है। ठीक है, उनको क्या करना है? उनका फ्यूजन करना है, तो एक न्यूक्लियस क्रिएट हो जाएगा। तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी कि हम पूरा का पूरा एक न्यूक्लियस क्रिएट हो जाए न्यूक्लियॉन्स से, वो होती है बाइंडिंग एनर्जी। तो दो डेफिनेशन है इसकी। सबसे पहले बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? सबसे पहली डेफिनेशन, इट इज द एनर्जी required to disassemble the nucleus into separate protons and neutrons। ठीक है, या फिर दूसरी डेफिनेशन क्या होगी इसकी? और इट इज द एनर्जी रिलीज। याद रखना, यहाँ पे एनर्जी रिक्वायर्ड है और यहाँ पे एनर्जी रिलीज्ड है। इट इज द एनर्जी रिलीज व्हेन न्यूक्लियॉन्स कंबाइन, जब न्यूक्लियॉन्स कंबाइन होते हैं टू फॉर्म अ न्यूक्लियस। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? बाइंडिंग एनर्जी होती है मास डिफेक्ट इंटू सी स्क्वायर। ठीक है, या तो सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, सी होता है स्पीड ऑफ लाइट, या फिर इसको अगर हमें मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की यूनिट में लिखना है तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी? डेल्टा एम, उसको मल्टीप्लाई कर लो 931.5 और फिर उसकी यूनिट आ जाएगी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये दो फॉर्मूलाज है बाइंडिंग एनर्जी के। ठीक, और ये इसकी डेफिनेशन है, पूछी जाती है, एंड न्यूमेरिकल तो बहुत ही मतलब फ्रीक्वेंटली, इट इज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन द पेपर। तो अगर आपको क्या आ जाए, एक इक्वेशन लिखी आ जाए, आपको बोले कि बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो आप कैसे करोगे? सबसे पहले मास डिफेक्ट निकालोगे। मास डिफेक्ट कैसे निकालोगे? इस फॉर्मूला से मास डिफेक्ट निकालोगे आप। ये वाला जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया, उसमें जो भी आपको रिएक्शन लिखी होगी उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मेंशन होंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मेंशन होंगे, मास ऑफ प्रोटॉन मेंशन होगा, मास ऑफ न्यूट्रॉन मेंशन होगा, मास ऑफ न्यूक्लियस भी मेंशन होगा, सब कुछ मेंशन होगा। आपको बस इस फॉर्मूला में पुट करना है एंड मास डिफेक्ट कैलकुलेट करना है। मास डिफेक्ट कैलकुलेट करने के बाद आपको क्या करना है? 931.5 से उसको मल्टीप्लाई करना है मास डिफेक्ट को, तो आपकी बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी और उसकी यूनिट क्या होगी? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। आई होप दैट्स क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, ये तो आपको बहुत बार में पढ़ा चुके हैं, आपको पता भी होगा। देखो, सबसे पहले अगर हमारे पास एक मेटल सरफेस है तो एक लाइट इंसिडेंट होती है, ठीक है। लाइट इंसिडेंट होती है एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी की। लाइट के अंदर दो चीजें होंगी, फ्रीक्वेंसी होगी और उसकी वेवलेंथ होगी। तो या तो हम फ्रीक्वेंसी के बारे में बात कर लो या वेवलेंथ के बारे में बात कर लो, ठीक है। तो जब एक मेटल सरफेस पे एक लाइट इंसिडेंट होती है जिसकी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होती है लाइट की, ठीक है, तो जब वो इल्यूमिनेट होती है, मतलब उस पर फॉल करती है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं, ठीक है। उस मेटल सरफेस में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसकी टॉप लेयर में, वो क्या होते हैं, एमिट होते हैं। तो उसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो बट वो जो लाइट है, जैसे अगर मान लो ये हमारा मेटल सरफेस है, ऑलराइट, एंड लाइट यहाँ पे क्या हुई, फॉल हुई। इस लाइट में एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी है और उसकी सर्टेन एनर्जी है, ठीक है। तो अभी हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, इस मेटल सरफेस पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। बट ऐसे थोड़ी होता है कि कोई भी लाइट अगर फॉल करेगी एक मेटल सरफेस पे तो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो जाएंगे, नहीं। उस लाइट को एक क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ेगा, है ना। इस मेटल की एक फ्रीक्वेंसी होती है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जिसको हम क्या कहते हैं, म्यू नॉट। इसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो जब एक लाइट इस पे फॉल करती है ना मेटल सरफेस पे, तो लाइट की फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होना पड़ेगा, तभी क्या होंगे कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इजेक्ट आउट होंगे, ठीक है। तो व्हेन अ लाइट इल्यूमिनेट्स ऑन अ मेटल सरफेस, व्हेन or if the frequency of the light is greater than the threshold frequency, only then the electrons get emitted out of the metal surface, ठीक है। अगर वो नहीं होगी तो इजेक्ट आउट नहीं होंगे इलेक्ट्रॉन्स। तो सबसे पहले यही आपकी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होती है और यही इसकी डेफिनेशन है। मैं यहाँ डेफिनेशन लिखती हूँ, when a light of suitable frequency, suitable frequency का मतलब होता है frequency which is greater than threshold frequency, ठीक है। when a light of suitable frequency is incident on a metal surface, electrons are emitted from the metal surface, ठीक है। इस फिनोमिना को ही क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो दिस, ये लिख लेना आप, दिस फिनोमिना इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ऑलराइट। बट ये सर्टेन क्राइटेरिया है जिसको फॉलो करना ही पड़ेगा, वरना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब आइंस्टाइन ने एक इक्वेशन दी जिसको हम फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कहते हैं, आइंस्टाइन की। उसमें उसने क्या बोला कि जैसे जो ये लाइट है हमारी, ठीक है, इस लाइट की वेवलेंथ है, तो एनर्जी को उन्होंने डिफाइन किया, जो एनर्जी होती है उसको लिखा E इज इक्वल टू एच न्यू, ठीक है। एच क्या होता है, यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, एंड यहाँ पे न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो उन्होंने ये बोला कि एनर्जी जो है, मान लो यहाँ पे इसकी एनर्जी जो है वो 10 जूल्स है या 12 जूल्स है, 12 जूल्स एनर्जी है, ठीक है, लाइट की। तो यहाँ पे इसकी एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी, अब इसको भी अगर हम एच से मल्टीप्लाई कर दे तो वो एक एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसको क्या बोला, वर्क फंक्शन, जिसको बोला फाई नॉट। फाई नॉट इज इक्वल टू एच म्यू नॉट इज इक्वल टू वर्क फंक्शन, ठीक है। तो इस एनर्जी, जो लाइट की एनर्जी है ना, उसमें से कुछ एनर्जी तो लगेगी। अगर 12 जो जूल्स एनर्जी थी और इसका वर्क फंक्शन है 5 जूल्स, लेट्स से, तो 5 जूल एनर्जी किस में लग गई, इन इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट आउट करने में लग गई, क्योंकि वो उसका वर्क फंक्शन था, राइट। अब जो बाकी एनर्जी बची 12 में से 5 जूल्स इसका वर्क फंक्शन था, तो उसको इजेक्ट आउट होने में लग गई, एमिट आउट होने में लग गई इलेक्ट्रॉन्स को। अब जो बाकी के 7 जूल्स बचे 12 जूल्स में से, वो एनर्जी कहाँ जाएगी, वो एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। तो जब इलेक्ट्रॉन्स एमिट आउट होंगे तो ये कुछ वेलोसिटी से एमिट आउट होंगे, v वेलोसिटी से, ठीक है।
तो वो वेलोसिटी जो है वो काइनेटिक एनर्जी जो होगी इलेक्ट्रॉन्स की, तो वो इनको कहाँ से मिलेगी, वो उस एनर्जी से मिलेगी जो बच गई थी, ठीक है, वर्क फंक्शन में से माइनस करने के बाद। तो आइंस्टाइन ने इसकी फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या दी, E इज इक्वल टू, जो E था हमारा वो किसके इक्वल है, दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक तो वर्क फंक्शन में डिवाइड है, दूसरा काइनेटिक एनर्जी मैक्स, ठीक है। तो इसको अब और सिंपल करके लिख लो, यहाँ पे रुको। तो जो हमारी एनर्जी है वो दो पार्ट्स में है, वर्क फंक्शन और काइनेटिक एनर्जी मैक्स, ठीक है। अब एनर्जी का फॉर्मूला लिख दो, ई न्यू इज इक्वल टू वर्क फंक्शन का एच न्यू नॉट, एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स, ठीक है। तो यहाँ से अगर हमें कुछ भी कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्स कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, एच कॉमन ले लो तो न्यू माइनस न्यू नॉट, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी मैक्स का फॉर्मूला लिख दो, हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स, ठीक है। तो ये हमारी क्या बन गई, आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन बन गई, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछी जाती है, इसको याद रखना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी बता दिया और इक्वेशन भी बता दिया आइंस्टाइन की। आगे चलें। नेक्स्ट टॉपिक है सीरीज एलसीआर सर्किट। तो सीरीज एलसीआर सर्किट में आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए, सबसे पहले तो इसका डायग्राम पता होना चाहिए, ठीक है। सीरीज एलसीआर नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें तीन कंपोनेंट्स होंगे, एल सी एंड आर, एल मतलब इंडक्टर, सी मतलब कैपेसिटर एंड आर मतलब रेजिस्टर, ठीक है। तो यहाँ पे इसका डायग्राम कैसा होगा, सबसे पहले आप क्या लगाओगे, एल, क्योंकि एल दिया है यहाँ पे, एल ये इंडक्टर का साइन होता है, सी, दिस इज सी, ठीक है, एंड ये क्या है, आर। एक सेकंड नीचे बना देते हैं थोड़ा सा इसको, ठीक है, कैसे भी बना लो क्योंकि सीरीज में डजंट मैटर। एंड यहाँ पे इसको कैसे कनेक्ट कर दिया, एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज के साथ, दिस इज एल, दिस इज आर, दिस इज सी, ठीक है। इसका इंडक्टेंस इंडक्टर का एल होगा, रेजिस्टर का रेजिस्टेंस आर होगा, एंड कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होगा, सी होगा। तो इसके अक्रॉस जो दिस इज वी, ठीक है, ये क्या है, वी नॉट साइन ओमेगा टी, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को हम ऐसे डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे एल के अक्रॉस, क्योंकि सीरीज में करंट सेम रहता है, तो यहाँ पे करंट अगर आई ही फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे एल सी एन आर में वोल्टेजेस अलग होती है, सीरीज में, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है बट वोल्टेज अलग होती है। इसके क्रॉस वी एल होगी, ठीक है, इसके क्रॉस वी आर होगी, एंड इसके क्रॉस क्या होगी, वी सी। डन। अब यहाँ पे हमें दो तीन चीजें और पढ़नी है, एक होता है इम्पीडेंस का फॉर्मूला। इम्पीडेंस क्या होता है, जो टोटल रेजिस्टेंस होता है इस सर्किट में वो कितना ऑफर करता है, वो होता है जेड। जेड होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब यहाँ पे आर तो हमें पता है, आर तो हमारा रेजिस्टेंस है, ठीक है। एक्सएल और एक्ससी क्या है, एक्सएल है इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है, एक्सएल इज इंडक्टिव रिएक्टेंस, जिसका फॉर्मूला होता है एक्सएल का एल ओमेगा, ठीक है। यहाँ पे एक्स सी क्या है हमारा, एक्स सी है हमारी कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ये सारी डेरिवेशन मैंने अपनी थ्योरी वाले लेक्चर्स में कराई है, ठीक है, अभी मैं सिर्फ आपको फॉर्मूलाज ही दे रही हूँ। तो एक्स सी होता है हमारा 1/c ओमेगा, ताकि अब मतलब लास्ट में मैंने रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाए। तो ये हमारी एक्सएल इंडक्टिव रिएक्टेंस होती है, इसका फॉर्मूला होता है ओमेगा एल या एल ओमेगा, एक्स होती है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/c ओमेगा, वेयर ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई एफ, एफ क्या है हमारी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये हमारा सीरीज एलसीआर सर्किट होता है, इसमें एक और कंडीशन होती है, रेजोनेंस की कंडीशन आती है सीरीज एलसीआर सर्किट में, तो वो देखते हैं कि वो कंडीशन क्या होती है। तो रेजोनेंस में क्या होता है बेटा, रेजोनेंस में जो करंट होता है ना, जैसे हमारा जो
I इज इक्वल टू वी अपॉन जेड, ठीक है। I इज इक्वल टू वी अपॉन जेड की वैल्यू पुट करो, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे जो करंट है वो इम्पीडेंस के जो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो रेजोनेंस की कंडीशन में हमारा करंट जो होता है वो मैक्सिमम होता है, ठीक है। हमें मैक्सिमम करंट चाहिए, मैक्सिमम करंट, राइट। तो उसके लिए जो हमारा Z है वो तो मिनिमम होना चाहिए। अगर हमें करंट मैक्सिमम चाहिए तो Z तो हमारा मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे Z की टर्म देखो, आर स्क्वायर, ये तो है ही है सर्किट में, रेजिस्टेंस तो है ही है सर्किट में। आर स्क्वायर में कुछ ऐड हो रहा है ना, अगर एक्सएल माइनस एक्सी अगर बहुत छोटी क्वांटिटी भी होगी तो वो भी क्या होगी, इसमें ऐड ही होगी, है ना। बट अगर यहाँ पे एक्सएल और एक्सी दोनों इक्वल हो जाए तो ये चीज जीरो बन जाएगी, दोनों को माइनस करेंगे तो इसमें कुछ भी ऐड नहीं होगा, तो हमारा जेड क्या हो गया, ऑटोमेटिकली मिनिमम बन गया, राइट। तो रेजोनेंस की कंडीशन में क्या होती है, रेजोनेंस की कंडीशन, एट रेजोनेंस, एट रेजोनेंस जो हमारा एक्सएल होता है वो एक्स सी के इक्वल होता है, ठीक है। सच दैट जो हमारा जेड, तो हमारा जेड क्या हो गया, आर, ये हो गया हमारा जेड इम्पीडेंस। मतलब रेजोनेंस के कंडीशन में हमारा जो सर्किट होता है वो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट होता है, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। मतलब उस सर्किट में सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट है, रेजिस्टेंस ही प्रेजेंट है, ठीक है। तो XL इज इक्वल टू XC। अब यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला भी पूछा जाता है, तो ओमेगा L इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C। यहाँ से ओमेगा इधर ले जाओ, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन LC। यहाँ से ओमेगा विल बी 1 अपॉन अंडर रूट LC। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी, अगर नॉर्मल फ्रीक्वेंसी पूछे आपसे, सो 2 पाई f इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट LC। f विल बी 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट LC। ये हो गई हमारी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, इसको रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, ठीक है। तो ये 3-4 फॉर्मूलाज हैं सीरीज एलसीआर सर्किट में। इसके फेजर डायग्राम मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी, अभी इसमें बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो आज की क्लास में हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करे हैं, है ना, जो कि बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, एंड आपको इनमें से एक क्वेश्चन तो दिखेगा ही दिखेगा आपके पेपर में। सो बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे नए टॉपिक्स के साथ। सो ऑल द बेस्ट।